हमारी ड्यूटी है। आप इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन जो चीज़ें है कि हमने क्लाइंट्स का अगर कोई केस लिया तो कोर्ट के सामने हमको फैक्ट्स बोलना चाहिए। पहली बात, कोर्ट के सामने कि हमारे क्लाइंट ने मर्डर किया है, जो भी है, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस, फर्स्ट वन। सेकेंड थिंग कि अगर हमारा अपोजिट लॉयर अगर वो कोई एविडेंस लेकर आता है, वो सच्चा है झूठा है, आई एम नॉट गोइंग टू सर्टिफाई। मैं तो देखूंगा कि कैसे उसको, अगर सच भी तो मैं कैसे उसको गलत साबित करूं ताकि मेरे क्लाइंट को बेनिफिट हो। ये मैं, अगर मैं प्रोफेशनल एथिक्स की बात करता हूँ तो मेरा प्रोफेशनल एथिक्स तो यही कहता है कि मुझे क्लाइंट को बचाना है। वो चाहे सामने वाला सच ही बोल रहा है फिर भी मुझे बचाना है। तो अगर मैं एडवोकेट में हूँ तो मैं तो यही करूँगा। मेरे तर ॲडव्होकेटची पहिली आणि महत्त्वाची ड्युटी म्हणजे त्याने आपल्या व्यवसाय म्हणजे जो ॲडव्होकेट आपण म्हणतो की बिझनेस आहे, तो बिझनेस नसून एक प्रोफेशन आहे असं चालूनच त्याने ते करायला पाहिजे। आणि मेन गोष्ट म्हणजे अशी की हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यांनी दिलेले जे नियम आहे ते नियम तंतोतंती पाळणे हे ॲडव्होकेटचं पहिलं आणि महत्त्वाचं कर्तव्य असतं। आणि त्याच्यानंतर काही म्हणजे काही छोट्या गोष्टी असतात जे कोर्टमध्ये गेल्यानंतर व्यवस्थित त्यांनी पोशाख वगैरे त्यांचा व्यवस्थित करायचा। त्याच्यानंतर न्यायाधीश आणि ॲडव्होकेटचे जे संबंध असतात ते खेळीमेळीचे संबंध पाहिजे, जेणेकरून ते समोरचे जे असतात क्लायंट त्यांना एक जस्टिस देतील, असं व्यवस्थित प्रकारे न्याय देतील। असं सगळ्यात महत्त्वाचं हेच की त्याने स्वतःही न्यायालयामध्ये त्याने स्वतःही आपले कर्तव्य व्यवस्थित पाळावे आणि जो आपला क्लायंट आहे त्यांना पण न्यायालयाचे रूल रेग्युलेशन व्यवस्थित समजून सांगणे, जेणेकरून न्यायालयामध्ये कोणत्याही प्रकारचा काय बोलतात डिसिप्लिन मिस नाही होणार। दॅट्स इट, थँक्यू। सर्वप्रथम न्यायालयात जाताना ॲडव्होकेटची ड्युटी हे की त्यांनी न्यायालयाप्रती आपला सन्मान दाखवला पाहिजे। त्याच्यानंतर त्यांनी प्रॉपर ड्रेस कोडमध्ये गेलं पाहिजे। त्याच्यामध्ये जो आपला क्लायंट असेल त्या क्लायंटबद्दल त्याने पूर्ण विश्वासानं त्याचं आपलं प्रेझेंटेशन दाखवलं पाहिजे की त्याला ते न्याय मिळावं। त्याच्यानंतर दुसरं झालं की त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी जजेस वगैरे असतात त्यांना आपण लाच दिली नाही पाहिजे। लाच वगैरे देऊनसुद्धा जजला आपल्या फ्रेममध्ये घेऊन येतात। त्याच्यानंतर प्रॉपर अपोनेंट ॲडव्होकेट असेल त्याच्याशी डायरेक्ट संबंध नाही साधला पाहिजे। त्याच्यानंतर जो समोरचा क्लायंट वगैरे असेल त्या क्लायंटशी आपण आपलं व्यक्तिगत भांडण वगैरे करून किंवा आपल्या क्लायंटला त्याच्याशी मारहाण करण्याचा असा उद्देश नाही ठेवला पाहिजे। त्याच्यानंतर जर आपला जो क्लायंट असेल त्यासाठी जामीनदारासाठी आपण उभं नाही राहू शकत। ह्यातली का ऑब्जर्वेशन है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जाता है और उसी को अपने सुप्रीम कोर्ट ने विद अप्रूवल एक जजमेंट में कोट किया है। वो जजमेंट मैंने शेयर किया है आपसे। सर आपके पास कॉपी, उसका पेज नंबर काइंडली सी पेज नंबर 11 माय लॉर्ड, 11। हाँ, तो उन्हीं के वर्ड में मैं खाली समझाना चाहूँगा कि बहुत एप्टली इसमें एडवोकेट की ड्यूटीज़ ये जजमेंट में बहुत एप्टली बताया गया है। तो आपको भी मैंने सबको शेयर किया है वो डॉक्यूमेंट, पेज नंबर 11 व्हाट्सएप में शेयर किया। हाँ, पेज नंबर 11 लास्ट पैरा रेड कलर में हाईलाइट किया है मैंने। The passage quoted from Lord Dennings in M.R. Rondell's case 1967 1 QB 443. This is the international benchmark. It is taken as an international benchmark. All countries base their duties of advocate based on this judgment, and our Supreme Court has approved in this judgment. So they have said a barrister cannot pick or choose his clients. He is bound to accept a brief for any man who comes before the court, no matter how great a rascal the man may be, no matter how given to complaining, no matter how undeserving or unpopular his cause। तो इसमें तो बोला गया है कि एडवोकेट के पास कोई भी आता है, भले ही वो टेररिस्ट हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, उसका केस उसको लेना चाहिए। ही कैनॉट रिफ्यूज हिज केस। ये पहला इन्होंने बोला हुआ है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वही है। एंड देन द बैरिस्टर मस्ट डिफेंड हिम टू द एंड। उसको एंड तक डिफेंड करना चाहिए उस पर्सन को जिसका भी केस लिया है। आई एम रीडिंग ओनली, प्रोवाइडेड ओनली दैट he is paid proper fees or in case of a doc brief a nominal fees, whatever वो fees का। Now most important point here is he must accept the brief and do all he honorably can do on behalf of his client। यहाँ पे stress honorably ये word पे है और उसको अगेन रिपीटेशन किया। I say
again repeatedly it says, I say all he honorably can, only honorably can, because his duty is not only to his client. तो यहाँ पे ऑनरेबली का मतलब है कि सच्चाई और ईमानदारी से और कानून के दायरे में रह के जितना कर सकते हो उतना ही करो उस क्लाइंट के लिए। सच्चाई, ईमानदारी और कानून के दायरे में रहना, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ऑनरेबली वट एवर यू कैन डू फॉर दैट क्लाइंट, हाउएवर वर्स्ट द क्लाइंट इज, यू डू दैट। नाउ आगे, ऑल दोज हु प्रैक्टिस एट द बार हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम बीन कन्फ्रंटेड विद केसेस, तो जाने दो, मैं उसके आगे थोड़ा पढ़ता हूँ। कौंसिल हैज़ अ ड्यूटी and a right to speak freely and independently without fear and authority, without fear of the judges and also without fear of a stab in the back from his own client. तो फियरलेसली बोलना है, क्लाइंट को भी नहीं डरना है, जज को भी नहीं डरना है, और सच बोलने के लिए मेरा खुद का क्लाइंट क्या बोलेगा ये भी नहीं डरना है। इसके लिए इन्होंने ये वर्डिंग है, स्टैब इन द बैक फ्रॉम हिज ओन क्लाइंट। तुम्हारा क्लाइंट खुद को तुम्हें पीटेगा तो भी तुम्हें, मतलब जो यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, यू आर supposed to help in administration of justice, to bring the truth and give justice. That should be your main motto. Now आगे मैं पढ़ता हूँ, आगे का पैरा, it is a mouthpiece, it is a mistake to suppose that he is a mouthpiece of his client to say what he wants. It is a mistake to suppose that मैंने इसका केस लिया तो वो जो बोलेगा मैं बोलूँगा, ये मिस्टेक है। Or he is told to do what he directs. He is none of these things. He is not a mouthpiece of client, not a tool of his client. He is the officer of the court. आगे क्या बोला है देखो, he owes allegiance to a higher cause. It is the cause of truth and justice. जो एडवोकेट का मेन कॉज है ट्रूथ एंड जस्टिस, सच्चाई और जस्टिस दिलाना। मतलब किसी भी पार्टी को इसमें तुम्हें लग रहा है तो जस्टिस दिलाना ये तुम्हारा मेन है, भले ही तुम्हारी जस्टिस तुम्हारे अपोजिट पार्टी के साथ हो, अपोजिट पार्टी सही हो तो उस केस में भी तुम्हें जस्टिस हो मेरा क्लाइंट जीते ये तुम्हारा गोल नहीं होना चाहिए, जस्टिस हो ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। आगे ये देखो क्या बोल रहा है, ही मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ही मस्ट नॉट कॉन्शियसली मिसस्टेट द फैक्ट्स। तुम्हें पता है तो गलत फैक्ट्स कभी कोर्ट को मत बोलो, कॉन्शियसली मिसस्टेट द फैक्ट्स। आगे का स्टेटमेंट, ही मस्ट नॉट नोइंगली कंसील द ट्रूथ। आपको सच्चाई पता है तो पता होने के बावजूद तुम सच्चाई को छिपाओ मत। तुम्हारे क्लाइंट की हो, भले ही तुम्हारे क्लाइंट की सच्चाई हो, तो सच्चाई तुम्हें पता है तो उसको छिपाओ मत। एंड ही मस्ट नॉट अनजस्टली मेक अ चार्ज ऑफ फ्रॉड। अपोजिट पार्टी को कभी बोलते हैं इनका फ्रॉड है, इनका गलत है, तो ही मस्ट नॉट अनजस्टली मेड अ चार्ज ऑफ फ्रॉड दैट इज विदाउट एविडेंस टू सपोर्ट इट। आपके पास यदि एविडेंस नहीं है तो किसी के ऊपर गलत एलिगेशन, भले ही तुम्हारे अपोजिट पार्टी है, गलत एलिगेशन उनके ऊपर मत लगाओ। एंड नाउ he must produce all the relevant authorities even those that are against him। जब आप साइटेशंस, लॉ का साइटेशंस बताते हो तो इसमें बोला गया है कि वकील का ये ड्यूटी है कि यदि कुछ साइटेशंस तुम्हारे अपोजिट भी है, बट दैट इज द लॉ, सुप्रीम कोर्ट की कुछ साइटेशंस है तुम्हारे फेवर के तो हर कोई बताता है, लेकिन तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम्हारे अगेंस्ट वाले की साइटेशंस कोर्ट को बताना, ये तुम्हारा ड्यूटी है। मतलब यहाँ पे आइडियल कंडीशन बोला है इंटरनेशनली, मतलब जो लॉयर की ड्यूटीज का आइडियल क्या है ना। अगेंस्ट हिम he must see that his client discloses if ordered the relevant documents, हाँ yes just even those that are fatal to his case। मतलब क्लाइंट को, तुम्हारे केस को फैटल है कोई डॉक्यूमेंट से तुम केस हार जाओगे तो भी तुम्हें डिस्क्लोज करना है। तो इस तरह से तुम सिविल केस लेते हो या क्रिमिनल केस, मेरा ये है कि मतलब ये, और इसमें आगे पैरा 14 भी, पेज 14 पे भी पैराग्राफ है, सेकंड पैरा आप पढ़ लीजिए। मैं अभी कंक्लूड कर रहा हूँ टाइम की वजह से, शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से। लेकिन सिविल केस यदि है तो मेरा खुद का भी पर्सनल ओपिनियन क्या है कि सिविल केस है, दो पार्टी लड़ रहे हैं, तो उसमें क्या है, आप जेन्युइन पार्टी, भले ही आपने गलत पार्टी का भी लिया हो, तो जेन्युइन पार्टी को जस्टिस मिलने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है, झूठ मत बोलो। मतलब पहली बात, झूठ मत बोलो, अपनी पार्टी को सब जिताना है इसकी पूरी कोशिश मत करो, जस्टिस दिलाने की कोशिश करो। और क्रिमिनल केस में क्या है कि मतलब इवन अभी टेररिस्ट को डिफेंड किया था उज्ज्वल निकम ने,
तो उसको डिफेंड करते समय खाली उसके राइट्स जो है, लीगल राइट्स बनते हैं, उसको डिफेंड करो। जैसे अरेस्टेड पर्सन की कुछ राइट्स हैं तो उसको डिफेंड करो, उससे इलीगली आप कन्फेशन पुलिस रिकॉर्ड नहीं कर रहे, उस चीज़ को डिफेंड करो। लेकिन सच्चाई कोर्ट के सामने लाने के लिए मदद करो, और हर हालत में मेरे पास आया है तो उसको बचाऊंगा, ये गलत है। ऐसे बचाएंगे तो सोसाइटी का क्या होगा? सोसाइटी में क्राइम बढ़ता जाएगा। कोई बड़ा वकील है, बड़े वकील के पास कोई आ रहा है, वो हर केस में उसको बचा ले रहा है उसको, तो उसका मॉरल बढ़ेगा, सोसाइटी को और नेशन को भी नुकसान है। और दो पार्टीज के बीच में का भी है तो उसमें सिविल राइट्स है, जिसके ऊपर अन्याय हो गया है, भले ही वो तुम्हारे अपोजिट में हो, तो जो सच्चाई कोर्ट के सामने लाने की कोशिश करो। ये लॉयर, ये एडवोकेट का प्राइम ड्यूटी है। और इसको इसमें बोला है कि इट इज ड्यूटी टू द कोर्ट। फर्स्ट इज ड्यूटी टू द क्लाइंट एंड ड्यूटी टू द कोर्ट। ड्यूटी टू द कोर्ट इज हायर देन द ड्यूटी टू द क्लाइंट, इवन इफ योर क्लाइंट स्टैब्स इन योर बैक। मतलब तुम्हें क्लाइंट भले ही गुस्सा हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें सच्चाई का साथ देना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर फॉर गिविंग अ अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच सर। Yes, please. Yes, come. Come. Yes. And I would like to defend. I would like to defend. Yes. Digambarji, thanks for your nice speech. I'll first ask you, the first point that you asked was that a lawyer does not have... Okay. You said that whatever client becomes, he cannot refuse a client. Okay. So what I differ on the very first point, that an advocate has a right. He definitely must hear his client, but whether he accepts the case or not, that is his right. It is his professional right. You cannot impose something that I'm going to an advocate and saying that yes, you have to take the case and the advocate will take the case. That is his own personal jurisdiction. But once he accepts the case, then it is his utmost duty to defend the client in the most legal and logical manner, keeping the right of the client in picture and his overall duty towards the court and to society as such. Now, one more thing what he said is that, suppose I am a defense counsel of a criminal case. I know the case, I know that whatever he has done. My duty is to analyze the law of the country, his right to life and liberty, and whether the charge that has been framed against him fits into the case or not. Sometimes my client can be falsely implicated or over implicated, and I have to analyze and present to the court that proper justice is given to him. And I must also, whatever confidential matters he has said, I cannot, as a professional lawyer, disclose to anybody. Whatever I need to say, along with forensic evidence and whatever, has to be open in front of the opposing party and in front of the judge. After that, the judgment is not on me, the judgment is on the judge. So here, my main point is that yes, the lawyer has a right to refuse the case after he hears the whole case. Whether he is competent, whether he has the time, whether he should take it, whether there is any conflict of interest. I cannot, anybody who comes to me and does not mean that I'll accept any case of anything. Even the Bar Council of India says that. केस वकालतनामा साइन करते ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। हमको मालूम है कि सामने वाले ने गलत किया है या जो भी नहीं, तो अगर सुन लो, अगर हर जज ऐसा एडवोकेट सोचने लगे तो कोई केस फाइनलाइज नहीं हो पाएगा। पहली राइट ये एडवोकेट की जो भी क्लाइंट उसके पास आता है उसको जस्टिस दिलाना वो सबसे पहली राइट है। और उसको लीगली ऐसा नहीं जस्टिस के लिए अपने क्लाइंट को हरा दे, मीन्स उसको कैसे लीगली प्रूव कर सकते हैं, केस को कैसे उसकी तरफ मोड़ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट सबसे पहले एडवोकेट की है कि पहले डॉक्यूमेंट्स देखे इसमें क्या फॉल्ट है कि नहीं है। कुछ लूपहोल्स रहते हैं डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि जो एडवोकेट जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स रहते हैं क्लाइंट्स वैसे देख नहीं पाते।
इसलिए फिर वो लूपहोल्स निकाल के उसके ऊपर ओवरकम कैसे किया जा सकता है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है क्या, कुछ लॉ पॉइंट्स है क्या, जिससे उसको कवर अप कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले एडवोकेट को ये देखना चाहिए, और इसको सबसे पहले कोर्ट को, ये सबसे वाइटल इन्फॉर्मेशन जो भी रहती है सबसे पहले कोर्ट को देनी चाहिए, भले उसको किधर बाहर शेयर किए बिना, मीन्स किससे डिस्कस भी नहीं करना चाहिए एडवोकेट को। ये सबसे पहले राइट्स है। जैसा कि इन्होंने कहा कि सभी वकीलों के अपने राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं, ये होते हैं, लेकिन अगर इनके तरीके से अगर कहा जाए कि हमसे सभी को जस्टिस दिलाना है, तो फिर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके वकील अगर उन्हें नहीं बचाएंगे, तो फिर अगर प्लेंटिफ की तरफ से और डिफेंड की तरफ से जो अपने अपने वकील होते हैं, तो फिर प्लेंटिफ अपने क्लाइंट को, जो वकील होते हैं प्लेंटिफ के, वो अपने क्लाइंट को डिफेंड करेगा, और जो डिफेंडेंट होते हैं उनके वकील उनको डिफेंड करेंगे। अगर जस्टिस दिलाने लगे तो फिर सारे क्रिमिनल तो जेल में होंगे। जस्टिस ये होता है कि प्लेंटिफ को मिले या फिर डिफेंडेंट को मिले, तो फिर सारे क्रिमिनल्स का क्या होगा? आखिर उन्हें भी तो जेल से बाहर रहना है। तो फिर हमें दोनों पक्ष को देखते हुए अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाने की बात करनी चाहिए, वो क्रिमिनल हो या फिर नहीं हो। बात वकील झूठ और सच की नहीं है, बात है अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाने की। अगर कोई क्रिमिनल उनके पास में आया है तो फिर उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए। थँक्यू सर। आय विटनेस म्हणून नाही आहे, पण मला माहिती आहे ह्यांनी तो खून केलेला आहे, पण मी त्याचं वकीलपत्र घेतलं आणि मी जेव्हा कोर्टात जातो की मला माहिती आहे की ह्यांनी त्याचा खून केला आहे. आता ह्यांनी जसं सांगितलं की जे खरं आहे ते खरं सांगायचं, त्यावेळेला मला त्याला वाचवायचं आहे ना, म्हणजे मी त्याला त्या बाजूने सांगायला नाही पाहिजे की ह्यांनी खून केला आहे म्हणून. त्यामुळे मला असं त्याला दाखवायचं आहे की कोर्ट के सामने मेरे को लाने का इसने खून ही नहीं किया है, जब भी मैं आई विटनेस रहूँगा तो भी, क्योंकि वो मेरा क्लाइंट है. त्या व्यवसायाबद्दल त्याची प्रामाणिक पाहिजे, कारण समाज हा जो वकील असतो त्याच्याकडे आदर्श व्यक्ती म्हणून बघतो, कायद्याचे ज्ञान असलेला व्यक्ती म्हणून बघतो, आणि त्याच्याकडे जो क्लायंट असतो वकिलाकडे फक्त हीच अपेक्षा करतो की मला जस्टिस मिळावं. मग ते त्याने करो ना करो, हा आपला एक प्रोफेशन आहे. जर त्याने केलं असेल तर आपण त्याला जस्टिस मिळवून देऊ, आणि जर नसेल केलं तर वकीलच ऑब्व्हियसली केस चालू असतानाच वकील एक विरोध होतो आणि एकाचा पराभव होतो, दोघांचं होतं ना, मग ऑटोमॅटिकली त्या गोष्टी होतात. आणि ज्या गोष्टी कायद्यानुरूप बसतात, म्हणजे ज्या कायद्याच्या चौकटीत बसतात, त्या गोष्टी आपोआपच होतात. मग आपण भांडून त्याचा काही उपयोग नाही आहे ना. खोटं हे बघा, तुम्ही तो पिक्चर बघितलाय का, गोविंदाचा पिक्चर, झूठ बोलताय आय थिंक काहीतरी गोविंदाचा पिक्चर आहे, त्याच्यामध्ये तो एक डायलॉग मारतो, हां हां तर जसं की ते बोलले की ॲज अ ॲडव्होकेट आपण क्रिमिनलची केस पण घेऊ शकतो, पण सर पैसा हा सर्वस्व नाही आहे. पैशासाठी फक्त आपण काम नाही करू शकत आहे. ॲज अ ॲडव्होकेट म्हणून आपण त्या फील्डमध्ये खूप म्हणजे लॉ ह्या फील्डमध्ये खूप सारे ऑप्शन्स आहेत असे की ज्याच्यामध्ये आपण पैसा कमवू शकतो. जमिनीशी संबंधित व्यवहार आहेत किंवा अजून दुसरे भरपूर वर्क आहेत की जे लिगल वर्क की ज्याच्यामध्ये आपण पैसा कमवू शकतो. फक्त क्रिमिनलची केस घेऊनच त्याच्यातून पैसे मिळवू शकतो असं नाही आहे. त्यामुळे मी तर या मताशी सहमत आहे की ॲज अ ॲडव्होकेट आपण प्रामाणिक असलं पाहिजे, फक्त पैसा मिळवण्यासाठी काम नाही केलं पाहिजे. मैं इनके साथ सहमत हूँ सर. हमें केस लेना चाहिए पर उसके सब सराउंडिंग्स देखने चाहिए. आपको लग रहा है कि वो सही है, आपके एथिक्स भी होने चाहिए. जो खुद हम जिस प्रोफेशन में अपने खुद के एक एथिक्स रहते हैं, अगर आपको सही लग रहा है तो आप वो काम कीजिए, ना कि पैसों के लिए. उसके लिए जिसको मन आगे हम पास ऑन कर सकते हैं, जिसको करना है वो कर सकता है. बट हाँ, हम और भी रास्ते हैं पैसे कमाने के लिए, बट हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो हमें जो सही है उसी में जाना चाहिए, वही केस लेना चाहिए. नहीं कि उसको हम मैनिपुलेट करें विटनेस को, या फिर वो कुछ भी जो भी गवाह है या कुछ भी है, पर हमें नहीं लेना चाहिए वो केस अगर वो गलत है तो. थोड़ा सा एक बार और क्लियर करो, एक बार सवाल और पूछो मुझे दोबारा. And if I'm interested in contesting that case, doing it, I need to know the background also. Yes, you have admitted and accepted that you have done this, but knowing you as, was it by mistake, was it in self-defense, was it under a certain circumstantial situation? On the basis of that, after I take you, I will go ahead with the contesting. But if you are a professional, ऐसा पता चला पहले भी किया वो भी किया, then I will not take. And as this friend of mine said, I don't want to get into that profession where you're not able to
if you want to do justice and you don't want to be ethical, then there are other things. You don't do property, you do pro bono, you help the poverty line, below the poverty line people. There are many other things you can do. If you are not willing to earn so much or want to do pro bonos और कम वाला बिना पैसे का काम करना है, तो दूसरे एवेन्यूज़ है हेल्प करने के बहुत सारे. सिर्फ मर्डर ही नहीं, बहुत सारा है ना लाइफ में. एवरीथिंग लाइक योर प्रॉपर्टी इज गॉन, यू आर ऑन लीज, यू आर so many other things. So I would prefer एक, our Constitution of India, everybody has the right for legal representation, right? Second, as an advocate, one principle that everybody should follow: innocent until proven guilty. We have two kinds of crime, civil and criminal. As a lawyer, anybody who comes to me saying I am innocent, my duty, I will listen to everything. If it's a criminal matter, I will believe what he is telling me. It is not my job to give a judgment he is innocent or not. I will see if police has done proper investigation, arrest warrant was issued, Panchnama was prepared, any confession that he gives to police is not admissible. I will see all investigative procedures were done, witnesses, everything was there, and I will argue to the best of my abilities in an ethical manner. But I will leave the judgment to the judge. And if he says anything that he is proven guilty, I will accept that decision and I will rest my case. But at least I will do a justice. I did my best in the legal system. I followed the procedures and the person got justice. The police investigation was fine. There was a ballistic report, forensic report, fingerprint report. If he was detained, was his detention right or not? Was he given everything as a citizen which the law provides? If at the end it is proved that he was guilty, I will accept that decision, but I will give him a representation. Is my stand. जेन्युइन एडवोकेट्स वही है जो अपने क्लाइंट्स के डिफेंस के लिए काम करे या तो केस ना ले. अगर देखा जाए ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट सर आंखों पे, क्योंकि इसमें प्रोफेसर एज ए प्रोफेशनल एथिक्स क्या होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए. लेकिन जब आप क्लाइंट का केस ले लेते हो ना, देन यू मस्ट डिफेंड योर क्लाइंट. ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब आप क्लाइंट का केस लेते हो तो कोर्ट के सामने उसको बचाने के लिए आपको कुछ भी करना है. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है? नहीं डाउट है.